बात उस किरदार की जिसके लिए पूरी बहस नए सिरे से शुरू करनी पड़ी, जो किरदार सच को सच की तरह स्वीकार नहीं सकता, जिसके लिए केरल की सियासी तस्वीर कोरे कागज की तरह बेदाग है, जो एजेंडा बस्टर होने का दावा करते करते एक एजेंडा मशीन बनकर रह जाता है। 14 मई 2022 वही समय जब पूरा देश अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर था। एक तरफ कोरोना वायरस, दूसरी तरफ घर और अस्पतालों में ठहरे लोग। इस बीच ध्रुव राठी का एक वीडियो आया जिसमें महोदय ने बताया कि एक प्रदेश कितनी संजीदगी से कोरोना वायरस का सामना कर रहा है। कोरोना वायरस का सामना करने के लिए केरला मॉडल कितना कारगर है। मतलब ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, राठी महोदय ने कहा था। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी और केरल की स्थिति भी बदली। मतलब ये कि केरल में कोरोना रिलेटेड फिगर्स भी बदले। तब उनका वीडियो नहीं आया और न ही उन्होंने इस बात को एड्रेस किया कि वहां की स्थिति फिलहाल क्या है। केरल बतौर राज्य कैसा है यह हमारा विषय नहीं है, पर एक इंसान जो पूर्वाग्रहों पर चल रहा है, जिसकी परसेप्शन प्री डिसाइडेड है कि यह है तो अच्छा ही होगा और वो है तो बुरा ही होगा, उसकी सच्चाई सामने आना बहुत जरूरी है। एक तरफ अपने वीडियो में कहते हैं 3 लोगों के इंडिविजुअल केसेस को लेकर पूरी केरला स्टेट को बदनाम किया जा रहा है, दूसरी तरफ एक राज्य को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। राठी जैसों से पूछा जाना चाहिए कि केरल ही क्यों, एक स्टेट जिसका दर्जा गॉड्स ओन कंट्री का है, जिसके हिस्ट्री में धर्मराजा हैं जिन्होंने केरल में टीपू सुल्तान का हमला रोका था, जिस केरल के इतिहास में राजा मार्तंड वर्मा हैं जिन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी से एक लंबी लड़ाई लड़ी, जो केरल को क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहते थे। फिर चोल साम्राज्य था जिन्होंने 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान केरल पर शासन किया। चेर साम्राज्य था जिन्होंने 3rd सेंचुरी BC में केरल पर राज किया। इतना सुनने के बाद आप खुद अंदाजा लगाइए कि क्या केरल का महिमा मंडन करते हुए राठी महोदय ने कभी इनमें से एक का भी जिक्र किया? क्योंकि सिर्फ ये कहकर बात खत्म कर देना कि केरल सबसे साक्षर प्रदेश है, वहां कितना मल्टीकल्चरलिज्म है, सेक्युलर और प्रोग्रेसिव स्टेट है, कोई सेंस है इस बात की? केरल में और भी बहुत कुछ है, बस वो राठी जैसों की आइडियोलॉजी से मेल नहीं खाता, उनकी सेक्युलर और लिबरल इमेज को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए वो केरल के इन पहलुओं पर बात नहीं करते हैं। राठी महोदय ने द केरला स्टोरी में 32,000 लड़कियों की कहानी के दावे को खारिज करते हुए कहा, ये इंडिविजुअल केसेस हैं, यहाँ पर कोई कंस्पिरेसी नहीं हो रही है। दूसरा, इस लेवल तक जनरलाइज करना चीजों को और एग्जैजरेट करना एक बहुत ही बेवकूफी वाली चीज है। लॉजिक सुना आपने? इंडिविजुअल केस है तो बात ही ना करें। इस हिसाब से तो सरबजीत की भी बात नहीं करनी चाहिए थी, जिनकी पाकिस्तान जेल में अत्याचार सहते हुए कथित तौर पर हत्या कर दी गई। नीरजा भनोट भी इंडिविजुअल केस था, जो आम लोगों को बचाते हुए आतंकवाद की भेंट चढ़ गईं। इसके बाद राठी ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि लड़की को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो दुखी है। मतलब वाह, इतनी तेजी से तो कोर्ट भी जजमेंट पास नहीं करती है। कन्वर्जन तब तक सही है जब तक लेजिट हो और पॉलिटिकल टूल ना बने। फोर्स्ड कन्वर्जन से क्या होगा? एक धर्म वालों की संख्या बढ़ेगी, उनका वोट शेयर बढ़ेगा, वो एज अ कम्युनिटी पावरफुल बनेंगे। लिहाजा आजकल कुछ लोग कन्वर्जन के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार बैठे हैं, और हम ऐसे एरा में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी ने दुनिया का हर सेक्टर प्रभावित किया है। ISIS डार्क वेब और इंक्रिप्शन यूज करता है। आज हमारे पास AI है, छोटे छोटे बच्चों के पास AI का एक्सेस हो सकता है। आने वाले समय में ISIS उसका भी यूज करे या कर रहा हो। एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन का ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करना हमारे लिए कितना भयानक हो सकता है। इंडियंस के ISIS ज्वाइन करने पर भी राठी महोदय ने एक और बड़ी हास्यास्पद बात कही। यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की रिपोर्ट ने बताया कि करीब 66 नॉन इंडियन ओरिजिन फाइटर्स थे जो आईसिस से एफिलिएटेड थे एज ऑफ नवंबर 2020। सही सुना आपने, सिर्फ 66। क्या कहा? सिर्फ 66। आपने सही सुना, सिर्फ 66। देश के इतने दिग्गज यूट्यूबर के लिए
66 इंडियंस का ISIS ज्वाइन करना सिर्फ है। ये बात उनके लिए कितनी सामान्य है। 66 ही तो हैं। मतलब हम इंतज़ार करें कि ये नंबर 66,000 हो जाए। और सिर्फ 66 लोगों के ISIS ज्वाइन करने का एक मतलब ये भी होता है कि कोशिश सैकड़ों लोगों या शायद हज़ारों पर हुई, लेकिन ब्रेन वॉश सिर्फ 66 हुए। बाकी जिन लोगों को आतंकी बनाने की कोशिश हुई, उन्होंने इस इन्फ्लुएंस में आने से साफ इनकार कर दिया। और केरल से कुल 21 लोगों के ISIS ज्वाइन करने की बात सामने आई, जिसमें 4 लड़कियां थीं। उनके पति भी इस ग्रुप में शामिल थे, जिनकी ISIS के आतंकी हमले में मौत हो गई। इस एस्पेक्ट पर कहीं एक स्टेटमेंट नहीं है। द केरला स्टोरी के कोर में शायद यही था, टेररिज्म और ऐसे लोग जो टेररिज्म की भेंट चढ़ रहे हैं। लेकिन राठी महोदय के 22 मिनट लंबे वीडियो में कितनी बार टेररिज्म पर बात हुई? रियलिटी ये है कि राठी जी का वीडियो एक कम्युनिटी को डिफेंड करने में ही खप जाता है और आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे तक पहुंचता ही नहीं। इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हर मुस्लिम ऐसा नहीं होता। अगर ISIS का मॉड्यूल पूरे देश में एक्टिव है तो इंडियन मुस्लिम्स को ISIS ज्वाइन कराने की कोशिश बड़े पैमाने पर जरूर होती होगी। फिर भी नंबर इतने कम हैं तो इसका क्रेडिट इंडियन मुस्लिम्स को भी जाता है। सुरक्षा एजेंसियों के एफर्ट्स को भी रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, जिनकी वजह से कोई भी मॉड्यूल बनने या एक्टिव होने से पहले ही बस्ट कर लिया जाता है। वापस लौटते हैं अर्थहीन लॉजिक्स पर, सॉरी मेरा मतलब ध्रुव राठी पर। महोदय अपने वीडियो के एक हिस्से में कहते हैं, बाकी देशों से 2016 के डेटा के अकॉर्डिंग फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स में 7,000 लोग ऐसे थे। सिर्फ रशिया से 2,500 लोग ऐसे थे। फ्रांस में 1,700 लोग, जर्मनी में 760 लोग, यूके का नंबर भी 700 के अराउंड था। सही बात है, दुनिया भर से कितने सारे लोग ISIS में शामिल हुए, लेकिन इसके बाद जो राठी महोदय की तरफ से लॉजिक आया वो विशुद्ध मूर्खता और बेशर्मी से भरा था। ये जो सारे देश हैं, इन सारे देशों की पॉपुलेशन इंडिया से कहीं ज्यादा कम है, लेकिन जो लोग आईसिस का शिकार बने वो इन देशों में कहीं ज्यादा है। और यहाँ पर यह चीज भी नोट करने वाली है कि कौन है ये लोग? इंडिया में 3rd लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है दुनिया में। तो फ्रांस, जर्मनी, यूके जैसे देशों के कंपैरिजन में ज्यादा मुस्लिम्स इंडिया में रहते हैं। कहां से आते हैं? लेकिन फिर भी कम आईसिस के रिक्रूट्स इंडिया से देखे गए। आप अगर यहाँ पर एक रेशियो देखो आईसिस रिक्रूट्स पर मिलियन पीपल, तो इंडिया में रेशियो 0.5 पर मिलियन है। हे पढ़े लिखे यूट्यूबर, यहाँ चिंता की बात यह नहीं है कि भारत के नंबर इतने कम हैं। चिंता की बात यह है कि भारत के लोग ISIS ज्वाइन कर रहे हैं, और ये तो ऑन रिकॉर्ड केसेस हैं। ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जो कभी सामने आए ही नहीं या दर्ज नहीं हुए। कोई भी जागरूक इंसान इस बात का जनरलाइजेशन करने की सोच भी कैसे सकता है कि महज 66 इंडियंस ने ISIS ज्वाइन किया। ये ऐसा है जैसे हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारा कोई अपना दोस्त या करीबी एक टेरर ग्रुप का हिस्सा बन जाए, फिर हम अपना कंसर्न दिखाएं। देश को उन लोगों की ज्यादा जरूरत है जो देश को आगे लेकर जाएं, ना कि ऐसे लोगों की जो देश के विरुद्ध खड़े नजर आएं। वीडियो के अंत में राठी महोदय ने कई सराहनीय बातें कहीं, खासकर देश के सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक पक्ष को लेकर। लेकिन दुख यही था कि वो सारी अच्छी बातें तमाम गलत बातों के बाद पेश की गईं। धर्म क्या है? 3 शब्दों के सवाल के सैकड़ों जवाब हो सकते हैं, पर आसानी से डिकोड किया जाए तो एक तरह की जीवन शैली, जिंदगी के रास्ते पर किन तरीकों से आगे बढ़ना है, धर्म ये तय करता है। यानी धारयति इति धर्मः। हमारे देश में लोगों को इतनी आजादी है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक जीवन शैली चुनने के लिए स्वच्छंद हैं, बशर्ते कोई जीवन शैली उन पर थोपी न जाए। हमारा देश अपनी आवाम को बहुत सी लेवरेज देता है, अधिकार देता है, बशर्ते उनका भी दुरुपयोग न किया जाए। इसके बावजूद बहुत से लोग देश को अपने देश जैसा नहीं समझते। उनकी पीढ़ियां मुल्क की मिट्टी में दफन हैं, पर वो कभी इस मिट्टी के नहीं हो पाए। और ये इस देश के कुछ लोगों की सच्चाई है जो हमेशा से रही है। बात बस इतनी सी है कि राठी जैसे लोग गलत को गलत कहना सीख जाएं और सच को सच की तरह स्वीकारना सीख जाएं। साल 2009, जगह केरल हाई कोर्ट, शहनशाह और सिराजुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस KT शंकरन ने काफी कुछ कहा, जिससे अभी के हालात समझे जा सकते हैं।
उन्होंने कहा, यह जग जाहिर है कि लव या रोमियो जिहाद नाम से कैंपेन चलाया जा रहा है। प्यार के नाम पर फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं कराया जा सकता। ऐसे कैंपेन्स को रोकने के लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए। यह तो हुई कोर्ट की बात। सियासी किरदारों का भी स्टैंड समझ लेते हैं। 2010 का जुलाई महीना, दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे केरल के पूर्व सीएम वीएस अच्युतानंदन। केरल की धार्मिक और राजनीतिक अस्थिरता पर बात हुई तब उन्होंने कहा, ദേശീയവാദികളും എല്ലാ രാജ്യസ്നേഹികളും പിന്നെ പ്രകടനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമല്ലോ, അതിന് ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ട് പണം കൊടുത്തിട്ട് इनकी योजना है कि आने वाले 20 सालों में केरल को इस्लामिक स्टेट बना दिया जाए। ऐसा करने के लिए इनके अपने तरीके हैं। ये पैसे का लालच देते हैं, हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं जिससे इनकी आबादी बढ़े। इनके तरीके काम भी कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं इस स्टेटमेंट में असामान्य क्या है? ये बात कहने वाले अच्युतानंदन कोई संघी भाजपाई या फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता नहीं है, पक्के और पूरे कम्युनिस्ट हैं। ऐसी पॉलिटिकल लीग से आते हैं जिसमें भगवा प्रभाव दूर दूर तक नजर नहीं आता। यह साफ करना इसलिए जरूरी है कि वीएस अच्युतानंदन की बात को एजेंडा बताकर खारिज ना कर दिया जाए। साल 2012, जगह केरल विधानसभा। विपक्ष के सवाल का जवाब देते हुए केरल के एक और पूर्व सीएम ओमान चांडी ने भी कई बातें कही थीं। सुरक्षा एजेंसी की रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए चांडी ने कहा कि 2006 से 2012 के बीच 7,000 से ज्यादा लोग इस्लाम में कन्वर्ट हुए, जिसमें लगभग 2,000 से ज्यादा लड़कियां थीं। फिर चांडी ने कहा, विद इन कोर्ट, हम राज्य में लव जिहाद नहीं होने देंगे और न ही इसके नाम पर फैलाई जाने वाली नफरत को बढ़ावा देंगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने हर साल 2800 से 3200 लड़कियों के इस्लाम स्वीकारने की बात भी कही थी। पूरी बहस की सबसे अहम बात यही है कि मर्जी से होने वाला धर्मांतरण गलत नहीं है, पर डेमोक्रेसी में फोर्स्ड कन्वर्जन के लिए कोई जगह नहीं होती। और केरल में अक्सर ऐसी खबरें सामने आती हैं जिनमें गैर कानूनी धर्मांतरण की बात होती है। 2017 में केरल के पूर्व डीजीपी टीपी सेन कुमार ने कहा था कि केरल में लव जिहाद एक सच्चाई है जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। कई लड़कियां इसकी शिकार हुई हैं और कई आईएसआईएस का हिस्सा बनी हैं। अब तक बताए गए सभी नामों में एक भी ऐसा नाम नहीं है जो हार्डलाइन हिंदूवादी बेल्ट से आता हो या जिसे प्रोपेगेंडा मशीन कहा जा सके। 2015 में केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल की रिपोर्ट आई। बताया गया कि 2005 से 2012 के बीच 4,000 क्रिश्चियन लड़कियों का धर्मांतरण हुआ। सायरो मालाबार चर्च के बिशप जोसेफ कलारंगत ने कहा था, जो लोग दावा करते हैं कि केरल में लव जिहाद नहीं है, वो सच्चाई के सामने अंधे हो जाते हैं। 2021 में भी चर्च ने एक साल में 21 क्रिश्चियन लड़कियों के लापता होने का दावा किया था। 2021 में ही क्रिश्चियन एसोसिएशन एंड अलायंस फॉर सोशल मीडिया ने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया था जिसका टाइटल ही था एक्सपोजिंग लव जिहाद। इसी साल लव जिहाद पर एक हैंडबुक भी पब्लिश की गई थी जिसके मुताबिक ये 9 स्टेजेस में पूरा किया जाता है। पूरी प्रक्रिया में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की लड़कियों को टारगेट किया जाता है और इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने वालों में सबसे बड़ा नाम था पीएफआई का, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। वही एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिस पर पिछले साल बैन लगाया गया था। एनआईए ने देश भर में इनके ऑफिसेस में छापेमारी की और वहां ऐसे दस्तावेज मिले जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा कंसर्न थे। पीएफआई का आइडियोलॉजिकल स्टैंड एक घटना की मदद से शॉर्ट में समझा जा सकता है। 2010 में पीएफआई के कुछ लोगों ने एक प्रोफेसर टीजे जोसेफ का हाथ काट दिया था। मलयालम भाषा पढ़ाने वाले प्रोफेसर की गलती ये थी कि उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद पर टिप्पणी की थी। एक हाथ कट जाने के बाद उन्होंने बाएं हाथ से लिखना सीखा। उन्होंने अट्टू पोकथा और माकल नाम से अपनी आत्मकथा लिखी जो अंग्रेजी में 1000 कट्स नाम से प्रकाशित हुई थी। पीएफआई पर पैसे देकर कन्वर्ट कराने और एंटी नेशनल एक्टिविटीज के आरोप भी लगते रहे हैं। 2016 का मई महीना, इस खबर के लिए न तो केरल का सियासी खेमा तैयार था और न ही नौकरशाह। ये घटना केरल में आईएसआईएस की मजबूत मौजूदगी का डरावना रियलिटी चेक था। पता चला कि राज्य के 20 से 25 लोग आईएसआईएस में शामिल हो गए, जिसमें ज्यादातर कासरगोड डिस्ट्रिक्ट के थे।
तब आईएसआईएस के कासरगोड मॉड्यूल का भी पता चला। एनआईए ने चार्जशीट तैयार की और इन सभी को मोस्ट वांटेड इंडियंस इन इस्लामिक स्टेट कहा। इसमें 4 महिलाएं भी थीं। चारों के पति आईएसआईएस के आतंकी हमले में मारे गए थे। चार्जशीट में कासरगोड के अलावा आईएसआईएस के कन्नूर और द उमर अल हिंद मॉड्यूल का भी जिक्र था। 2021 में भारत सरकार ने इन्हें वापस बुलाने से साफ मना कर दिया। हो सकता है इन लोगों को अपने किए पर पछतावा हो या नहीं भी। किसी भी सूरत में सवाल यही बचता है कि क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है, और विडंबना यह है कि उन पर भरोसा करने के लिए दूर दूर तक कोई ग्राउंड नजर नहीं आता। ऐसे ही अगस्त 2016 में केरल पुलिस ने पलक्कड़ जिले से शीना फरजाना नाम की महिला को गिरफ्तार किया। उसके साथ 21 साल की एक लड़की भी थी। शीना पर आरोप था कि वो लड़की को यमन जाकर आईएसआईएस की तरफ से लड़ने के लिए उकसा रही थी। 2021 में एनआईए ने कन्नूर से 2 महिलाओं को अरेस्ट किया जिनके आईएसआईएस से लिंक थे। भारत की सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि भारत से कितने लोग आईएसआईएस में शामिल हुए या सीरिया गए हैं, इस पर कोई निश्चित डेटा तो नहीं है, पर ऐसा करने वाले जरूर हैं। खुद यूनाइटेड नेशंस ने केरल को लेकर चेतावनी दी थी। ये तो बात एक देश के एक राज्य की थी। आईएसआईएस जैसों का असली आतंक तो दुनिया में है। फॉर्मर सोवियत यूनियन से 7000 लोग आईएसआईएस में शामिल हुए, जिसमें 2500 रशिया से थे। फ्रांस के 1700 और जर्मनी के 700 लोगों ने आईएसआईएस ज्वाइन किया। यूके से भी लगभग 700 लोग आईएसआईएस में शामिल हुए। 2018 में यूके में 20 लोगों के गैंग को अरेस्ट किया गया। इन सभी ने 2004 से 2011 के बीच 15 लड़कियों के साथ सेक्स क्राइम किए थे। कुछ केसेस में ये 12 और 13 साल की लड़कियों को टारगेट करते, फिर अल्कोहल और ड्रग्स की मदद से उन लड़कियों को सेक्सुअली अब्यूज करते। ये तो महज एक केस था। यूके में ऐसे सैकड़ों मामले हुए हैं जिनमें इस्लामिक देश के लोग यूके की छोटी छोटी लड़कियों की जिंदगी तबाह करते थे।